हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। देखो, मैं एक ग्राफिकल मेथड से आपको समझाता हूँ कि परीक्षा प्रो क्या है। देखो, एग्जाम में अगर आपके 30 सवाल आएंगे ना, तो ये अल्लर खीरा है, मतलब अलते भलते लोग जो 20 सवाल करके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ोगे भी नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप 20 सवाल तो कर ही लोगे। 5 सवाल वो होंगे जो थोड़ा सा ईमानदार होंगे अपनी तैयारी को लेकर, थोड़ा सा। फिर बचे हुए 5 सवाल वो होंगे जो बिल्कुल एकदम प्रो लेवल के होंगे, मतलब अल्लर खीरा तो साइड ही कर दो, मतलब अलते भलते लोगों को साइड में हटा दो। ये वही लोग कर पाएंगे जो पहले से बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखे होंगे और उनकी कैलकुलेशन बहुत शानदार होगी, क्योंकि ये वो सवाल है। और याद रखना, सिलेक्शन आपका ये नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन आपका ये दिलाएगा और सबसे ज्यादा आपका ये दिलाएगा, क्योंकि ये हर किसी के करने की बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात है। ये आपका प्रो, मतलब ये आपका परीक्षा प्रो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या आप भी एमपी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो परीक्षा एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आने वाला है इस संडे को, मतलब 18 सितंबर को फ्री मेगा मॉक टेस्ट। परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और संडे को मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत 65 प्रति वर्ग मीटर की दर से 9100 रुपए है। कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। कमरे की फर्श का परिमाप आपको बताना है। जितना मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ ना, अगर आप ईमानदारी से क्लास को अटेंड करोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 1 घंटा ईमानदारी से, पूरे 24 घंटे में से केवल 1 घंटा ईमानदारी का, बस हटा दो सारी चीजें। ठीक है, अगेन आपका प्रो सवाल। देखो, सिलेबस हर कोई कंप्लीट करता है, आप भी कर रहे हो, ठीक है, दूसरा भी करेगा। अगर आप कोचिंगों में देखोगे भरी पड़ी 800 1000 के बैच हैं। ठीक है, हर कोई सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। अगर 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो 2.5 लाख, कम से कम बता रहा हूँ, 2.5 लाख लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी मुश्किल से 250, मुश्किल से 250 या 2500, वो डिपेंड करता है वैकेंसी पर। 2.5 लाख तो कभी भी नहीं आनी, 10 सालों में नहीं आएगी। तो वैकेंसी 2,500 आएगी और कॉम्पिटिटर है आपके 2.5 लाख, तो कैसे आप 2,500 में आओगे? तो ये है आपका प्रो। ठीक है, जो आपको 2,500 में लेके आएगा, 2.5 लाख नहीं, 5 लाख से 2,500 में आना, ये होता है आपका प्रो। अगला सवाल, एक आयताकार कमरा। एक बात बताना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। साकेत नेमा, अगर नहीं आपको लग रहा है कि उस लेवल के सवाल नहीं तो छोड़ सकते हो, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। बाकी जिनको लग रहा है ना, जिनको भरोसा है, वही कंटिन्यू करो। ठीक है, आप वो अलते भलते लोगों की कैटेगरी के हो, जो मैंने बोला था अल्लर खीरा, वो आपके लिए बोला था, क्योंकि आप उसी कैटेगरी के लोग हो। चलो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले 7, ठीक है, और यहाँ पर ये 5, ये अनुपात देखे रखा है। एक बात बताना, टाइल्स लगाओगे कहाँ बेटा? एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने हैं। फर्श पर मतलब कमरे के क्षेत्रफल पर, कमरे के क्षेत्रफल पर। कितना क्षेत्रफल होगा इस कमरे का? कितना क्षेत्रफल होगा इस कमरे का बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल पर, इस खर्चे से, इस खर्चे से अगर आप, इस क्षेत्रफल पर इस खर्चे से अगर आप टोटल खर्चा करोगे ना, तो आपको 9,100 रुपए मिलेगा, 9,100 रुपए मिलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से समझना, ठीक है। सबसे पहले इस क्षेत्रफल पर आपको टाइल लगाने हैं। कितना खर्चा होगा? 1 मीटर का आपको 65 रुपए देना है, तो इतने मीटर का कितना दोगे? इतने एरिया का कितना दोगे? 9100 देते। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा? 13 से काटोगे, सबसे पहले 5 से काटो या फिर 5 से 13 से काटोगे, 13 पंजे 65, ठीक है। यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका? 13 पंजे 65, 13 दूनी, यहाँ पर कितने, 13 से काटोगे, यहाँ पर 13 सत्ते 91, ठीक है। 7 3 21, 2 कैरी करोगे, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। अब ये बचा 5, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 7 से ये वाला 7 टपका दो, 5 से यहाँ पर एक और काट दो, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 1x ये 1x ये मिलकर हो जाएगा आपका 4। एक्स बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका 2। एक्स बराबर अगर बेटा 2 आएगा, मतलब यहाँ पर ये 7 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 14, ये 5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 10। अब आपको इसका सरकमफ्रेंस बताना है, आपको इनका परिधि बताना है, आपको इनका
परिधि बताना है तो परिधि कैसे बताओगे? आप सभी को पता है ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। 7 7 14 और 10 आपका 24, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 10 आपका 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। यार ये 4 थोड़ी ना स्क्वायर रूट नहीं करोगे क्या? स्क्वायर रूट नहीं करोगे क्या? आप एक बात बताओ, फिर से कैंसिल आउट करते, 13 से काटोगे, 7 से काटोगे या फिर 1 से कर लो? कुछ गलत हुआ है क्या? 7x माइनस आप मल्टीप्लाइड बाई आपका 5x 65 बराबर आपका 9100, ठीक है। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 3 21, 13 से काटोगे 13 5 65, ठीक है, 13 5 65, और यहाँ पर 5 और 5 25, 25 4 100, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 4, तो x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर अनुपात 7 और 5 देके रखा है, ये 7 से 14 हो जाएगा और ये 5 से 10 हो जाएगा, तो 10 और 24 48 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 5 10, ठीक है, 24 ही होगा यार, 24 ही आएगा, ठीक है, 24 ही होगा। 14 और 10 48, 48 नहीं आएगा, 48 ऐसे आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने इनका स्क्वायर रूट नहीं किया, आप लोगों ने इनका स्क्वायर रूट नहीं किया। एक बात खुद बताओ, x और x मिलकर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट करने पर बेटा 2 ही तो मिलेगा। आप लोगों ने क्या गलती की होगी, यहाँ पर किया होगा 7 4 28, ठीक है, 7 4 28, 7 दूनी 14, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा, ये 14 दूनी 28, 48 ही आएगा। 14 14 यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 14 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 आएगा, ये अनुपात था, 48 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ वो अनुपात मैंने जोड़ दिया था, वो अनुपात नहीं जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है 14, ये 7 नहीं होगा, ये भी 14 होगा, क्योंकि अनुपात नहीं एग्जैक्ट नंबर लिखोगे। यहाँ पर 5 नहीं, ये 10 है एग्जैक्ट नंबर, और यहाँ पर भी 10, तो 14 14 28, 28 और 20 48 ही आएगा, ठीक है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी अगर डायमेंशन मतलब किसी भी पॉलीगॉन का अगर आप पेरीमीटर निकालते हो तो फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला यूज मत करो, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी भुजाएं आपको देखे रखी हैं उन सबको उठाकर जोड़ दो, ठीक है। ये आपका प्रो सवाल है, प्रो सवाल है मतलब परीक्षा प्रो सवाल है, मतलब एग्जाम में आया तो हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, नहीं है आपके बस की बात। अगर आपने पहले से इसकी प्रैक्टिस ना की हो तो आप पहले सवाल पढ़ो, ठीक है। कल भी मैंने इस टाइप का एक सवाल करवाया था, एक फिर से सवाल आज करवा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अब आपकी मुट्ठी में हो। 5,500 रुपए को 15% की रेट पर 2 वर्ष के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना था, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ है। यदि ब्याज की कैलकुलेशन है ना हर 8 महीने पे की जाए, कल हम लोगों ने किया था 5 महीने पे, आज करना है 8 महीने पे, ठीक है। कल हम लोगों ने किया था 5 महीने पे, आज करना है 8 महीने पे, कल हम लोगों ने 5 आज 8। ये है आपका प्रो सवाल। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले आप समझना यहाँ पर आपको क्या देखिए रखा है, यहाँ पर आपको देखिए रखा है बेटा प्रिंसिपल 5,500, प्रिंसिपल आपको 5,500, ठीक है। ब्याज की जो वार्षिक दर है, ब्याज की कैसी वार्षिक मतलब ईयरली 15%, ध्यान देना वार्षिक है 15%। टाइम जो आपको देखिए रखा है बेटा, टाइम देखिए रखा है आपको 2 साल या फिर आपका 24 महीना, या फिर आपका 24 महीना। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना एक एक मेरे शब्द को, क्योंकि ये नया टाइप है, ठीक है। ये वो सवाल है जो एक आम बच्चे की बस की बात नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बस की बात नहीं, वो या तो तुक्का मार के आगे बढ़ेगा या छोड़ के आएगा, ठीक है। अगर आप प्रो हो, अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस सवाल को सीखो, ठीक है। देखो हर 8-8 महीने पे आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, हर 8-8 महीने पे। टोटल 24 महीने थे, 24 महीने थे मतलब 8-8 महीने पे अगर आपने अपनी कैलकुलेशन की तो टोटल आपने 3 बार ब्याज लिया होगा, मतलब 3 बार या फिर 3 साल या फिर 3 टाइम्स ब्याज लिया होगा। लेकिन ध्यान से समझना, अभी जो आपको ब्याज की दर देके रखी है ना, अभी जो आपको ब्याज की दर देके रखी है ये 1 साल की है, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने में, 12 महीने में आपको ब्याज मिलेगा कितना 15%। ध्यान से समझना एक एक शब्द को, 12 महीने में आपको ब्याज मिलेगा पूरा 15%। मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ 1 महीने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 महीने में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 15/12%। मैं बोलूंगा 1 महीने में नहीं, मुझे तो 8 महीने का बताना है, 8 महीने का बताना है, तो आप बोलोगे सर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा 15/12
ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 15/12 मल्टीप्लाइड बाई 8 और ये आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा एक बात बताओ, कैंसिल आउट करो, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटोगे 5, मतलब 8 महीने का आपको मिलेगा 10%। 8 महीने का कितना मिलेगा आपको 10%। ये चीज समझ में आ रही? 10% समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान सवाल हो गया, कैसे कि भाई 15% नहीं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। खाने के कितने थे 10%, 10% की रेट से आपको ब्याज देना है। मतलब अगर आप कंपाउंड निकालना चाहते हो तो यहाँ पर 10% की रेट से, अब कैसे भी निकालो, या तो ट्री मेथड से निकालो या रेशियो मेथड से निकालो, मैं आपको दोनों मेथड बता चुका हूँ। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 5500 का 10% मतलब 550। दूसरे साल की शुरुआत में फिर इसका 10%, ठीक है, और इनका भी ब्याज पर ब्याज 5.5, ठीक है। तीसरे साल फिर 5000 का 5500 का 550, फिर इनका 5.5, फिर इनका 5.5 और फिर इनका 0.5, ठीक है। अच्छा इनका 55 हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा आपका, इनका 55 होगा और इनका 55 होगा और इनका आपका 55 होगा, इनका 5.5 होगा। आप इस तरीके से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल सकते थे। इन सबको जोड़ लेना, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 1820.5, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी समझो इस सवाल को और सॉल्व करने का। ये तो मैंने बता दिया बेटा, 10% का मुझे फ्रैक्शन बता दो। 1/10 मतलब पहले बार में आपने 10 लगाया 11 मिला, दूसरी बार में फिर 10 लगाया 11 मिला, तीसरी बार में फिर 10 लगाया 11 मिला। टोटल आपने पैसा लगाया था 1000, टोटल आपको मिल गया 1331, मतलब आपको ब्याज मिल गया 331। समझना ध्यान से, यहाँ पर जो 1000 आपने लगाए थे ना, जो यहाँ पर 1000 लगाए थे वो 1000 एक्चुअली थे ही नहीं, अब वो थे आपके 5500, मतलब एक बराबर कितना था आपका 0.5, तो 331 बराबर आपको कितना मिलेगा 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 1 5 3 15, ठीक है। और यहाँ पर 5 3 15 और 3 आपका 18, ये होना चाहिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, एक कैरी करोगे, ठीक है। 5 3 15 और एक आपका 16, ये यहाँ पर थोड़ा सा ही। अच्छा यहाँ पर आपने क्या किया, 1000 लगाया, वो किसके बराबर थे आपके 5500 के, ठीक है। ये 5.5 आएगा, 5.5 आएगा, तो इसमें 5.5 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 1820.5 पॉइंट। आप लगाओगे 0.5 नहीं 5.5 मिलेगा। अच्छा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर इस टाइप का अब सवाल आया, कल भी मैंने कराया था आज फिर कराया, अब आप लोगों को आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10 महीने पर कैलकुलेट करे, 5 महीने पर कैलकुलेट करे, 6 महीने पर कैलकुलेट करे या फिर 8 महीने पर कैलकुलेट करे। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ इस कॉन्सेप्ट को अब आप लोग कर लोगे, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कमेंट बॉक्स में। थम्स अप मतलब अब आप लोग इसे बना लोगे, अब आप लोगों से बन जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल फिर आपका परीक्षा प्रूफ, ठीक है, एक सवाल फिर, अब इसे पढ़ो आप लोग। ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप 72 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर कम है, वे न्यूनतम कितनी दूरी चले कि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान हो। बताओ कम से कम वो कितना चले। ए और बी, ठीक है, एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए चलेगा 72, मतलब ए जो है, ठीक है, ए चलेगा 72 और जो बी है ना वो बी चलेगा अपना 84। अच्छा याद रखना यहाँ पर यूनिट आपकी सेंटीमीटर में देखिए रखी, यहाँ पर यूनिट आपकी सेंटीमीटर, मतलब और आंसर जो आपको बताना है ना, आंसर जो आपको बताना है वो बेटा बताना है मीटर में। आंसर जो बताना है वो किस में बताओगे, मीटर में बताओगे। तो आप मिनिमम दूरी बताओ, मिनिमम दूरी बताओ जिसमें ये दोनों एक साथ आ जाए, जिनमें ये दोनों एक साथ आ जाए। एक बात थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ कि भाई सबसे पहले कम से कम पे जाना है, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तब आप लोग क्या करोगे, इनका HCF निकालोगे, और जब बात कम से कम की होगी तो हमेशा इनका LCM निकालोगे। LCM क्यों निकालोगे, क्योंकि बेटा LCM का ही फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितनी भी संख्या उनमें मल्टीपल हो और वो मल्टीपल सभी में कॉमन हो और कॉमन के साथ साथ सबसे छोटा हो, मतलब लीस्ट हो। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूं LCM ऑफ, ठीक है, LCM ऑफ यहाँ पर 72 और यहाँ पर आपका 84 निकालो, इनका 72 और 84 का अगर LCM निकालोगे तो यहाँ पर किससे डिवाइड दोगे, 4 से देना, 4 से दोगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
ठीक है, 3 से काटोगे 3 6 18, 3 7 21, तो 4 3 12, 6 7 42, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 कैरी करोगे 12 6 48, तो 50, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 504, ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना 504 हो सकता था क्योंकि यहाँ पर यूनिट आपकी सेंटीमीटर में देखी रखी, अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दोगे, भाग देने के कारण दशमलव के 2 अंक चले जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल बहुत अच्छा है, अगेन आपका एक और प्रो सवाल। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो घन की शेष सामग्री मूल घन का कितना परसेंटेज होगा, ये आपको बताना है। आकाश गुप्ता, बिल्कुल भाई आकाश, यही होगा। अगला सवाल, यार एक बात बताना, पहले कोशिश करो कि इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे, ये कोई आपका एक क्यूब है, ध्यान से समझना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूं कि ये आपका एक क्यूब है। अच्छा नहीं बना, फिर से बनाओ, ठीक है, ये आपका एक क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक आपका घन, ठीक है। अब इस घन के अंदर आपने एक बेलन बनाया, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया इस तरीके से, ये आपने इसका एक बेलन बना दिया, ये चीज समझ में आ रही। इस बेलन का, इस घन से आप बेलन को बाहर निकालो, इस क्यूब से इस बेलन को बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद जितना भी मटेरियल आपके पास बचेगा, जितना भी वॉल्यूम आपके पास बचेगा, तो घन की शेष सामग्री मूल घन के कितने परसेंटेज होगी, मतलब जितना भी पार्ट आपके पास बचेगा उस बचे हुए पार्ट का परसेंटेज वैल्यू बताना है ओरिजिनल पार्ट से, उस परसेंटेज वैल्यू बताना है ओरिजिनल पार्ट से। अब आया समझ में, ये है आपका प्रो सवाल, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर आप प्रो हो ना तो क्या सोचोगे, क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर इसका जो साइड है ना वो ए है, मतलब इस घन की जो भुजा है वो ए है, तो उस हिसाब से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा बेटा a/2, इसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे a। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्यूब का, इस घन का आयतन बताओ, तो आप बोलोगे सर a क्यूब, यही तो होता है, घन की जो भुजा देके रखी इसका क्यूब कर देना, आपको इस घन का आयतन मिल जाएगा। इस बेलन का आयतन बताओ, आप बोलोगे सर बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, मतलब a²/4 और h मतलब आपका a, यही देखे रखा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं और मूल घन मतलब मूल घन से इसका परसेंटेज वैल्यू पूछूं, तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, a² और a बाहर निकालो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका a³ आपने बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर a³ बाहर निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a³ बाहर निकाला तो यहाँ पर पाई/4 बचेगा, क्या बचेगा पाई/4, तो पाई/4 को भी ओपन करोगे, पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 2, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 11/7 दूनी 14, यही होना चाहिए। इसे पैक करो और बटे में आपका क्या हो जाएगा a³, बटे में आपका क्या हो जाएगा a³ और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आपका 100। क्लियर है, एक एक स्टेप में क्लियर समझा रहा हूं, आया समझ में। ये काट दो, a³ से a³ आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 एकम 14, 14 में से अगर 11 घटाओगे तो 3 बटे आपका 14 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। बेटा 7, 2 से काटोगे 7 बार जाएगा, 2 से काटोगे 50 और यहाँ पर कितना आएगा 5 3 15, मतलब 150/7%। यहां तक आया समझ में। अगेन डिवाइड दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 4 28, तो 21.4। अब आप खुद देखो 21.4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डिवाइड दोगे ना 150 बटे आपका यहाँ पर 7, ठीक है, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पर एक कैरी करोगे 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पर 3.074 28, 21.4 आना चाहिए, 7 4 28 और यहाँ पर क्या करोगे 2 और 7 दूनी 14, ये आना चाहिए 21, ये आपका आंसर है। क्या ये चीज समझ में आ रही यार, ये तो ठीक है। अब आप लोग अपना आंसर कौन सा चुनोगे, अब इन 4 में से आपकी लड़ाई है आंसर चुनने की।
देखो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अब आपको करेक्ट आंसर चुनना है। 21.4, 22 तो हो नहीं सकता, 22 तो हो नहीं सकता, 21.8 पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ 21.5 अप्रोक्स में आप इसे बोल सकते हो। मतलब सवाल केवल यहीं पे खत्म नहीं होगा, सवाल आपके ऑप्शन तक जाएगा। तो 21.5 ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी आया सर, यहां तक किसी को कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर कर पाओगे अब इस टाइप का? अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? कर लोगे इस टाइप का? अच्छा सवाल है। एक और प्रो सवाल करना है क्या आप लोगों को? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एक और करना है या फिर अब अलता बलता सवाल करें? पर डे थोड़े थोड़े प्रो सवाल करेंगे, थोड़े थोड़े, और अलते बलते भी सवाल करेंगे और प्रो सवाल भी करेंगे। अब अगला सवाल कैसा चाहिए आपको? प्रो सवाल चाहिए या फिर अलता बलता? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रो, सबकी डिमांड है प्रो, तो एक और प्रो सवाल लो। अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका, दिखने में बहुत आसान है सवाल, बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे करने जाओगे ना तब आपको मजे आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17। तो यहां पर आपको बताना है बेटा ए एक्स प्लस आपका बी वाई बराबर 8 देके रखा है, तो आपको बताना है ए वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या होगा। इनकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ लिए तो समझ जाना प्रो हो, और नहीं पकड़ पाए तो समझ जाना बहुत मेहनत की जरूरत है, आपको डेली क्लास की जरूरत है। देखो जब हम लोग ऐसे अच्छे से सवाल लगाते हैं ना तो यही होता है, थोड़े से कम सवाल, जैसे आज 1 घंटे में 9 सवाल, अभी 1 घंटा हुआ नहीं लेकिन हाँ 9 सवाल ही लगा पाए, यही होता है। या तो सिंपल सिंपल सवाल 20-20 लगा लो या 15-15 लगा लो, या अच्छे से सवाल कम लगाओ, मतलब कम सीखो लेकिन ऐसे सीखो जो आपके एग्जाम में आए। वो मत पढ़ो जो आपको आता है, वो पढ़ो जो आपको नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में आजकल वही आता है जो आपको नहीं आता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एक्स प्लस बी वाई, यहां पर लिखा है ए एक्स प्लस आपका बी वाई, ठीक है, और यहां पर लिखा है बेटा 8, यहां पर आपका लिखा है ए वाई माइनस आपका बी एक्स, ठीक है। आपको इनकी वैल्यू बतानी, मान के चलो इनकी वैल्यू कितनी है, आप मान के चलो के मान लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं इनका भी होल स्क्वायर कर दो, इनका भी होल स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला, प्लस आपका 2 ए एक्स और आपका बी वाई बराबर आपका 64। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप बोलोगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2 ए एक्स बी वाई बराबर आपका के का होल स्क्वायर। बेटा अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर कॉमन लोगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर कितना बचेगा 64 प्लस आपका के स्क्वायर। क्या कॉमन मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कॉमन मिलेगा, और यहां पर आपका क्या कॉमन मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 64 प्लस आपका के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देके रखी आपको 17, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देके रखी 25 बराबर आपका 64 प्लस आपका के स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, 25 सत्ते 175, 17 कैरी करोगे, 25 से कम 25, 25 और 7 32, 42 142, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 17 और 25 का, 7 5 35, 35 मतलब 3 कैरी करोगे, 5 3 8, 8 और 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 3 14 और 5 19, 19 20 22, 22 मतलब 2 कैरी करोगे, 2 एकम 2 4, ठीक है, 425 आएगा। कितना आएगा? 425 बराबर 64 प्लस आपका के स्क्वायर। यहां पर कोई परेशानी? बस माइनस कर लो। अगर 425 में 64 को घटाओगे ना तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 4 और 2 आपका 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, मतलब के स्क्वायर बराबर आपका 361 आएगा। तो बेटा के बराबर कितना होना चाहिए? 19। अब आप लोग खुद डिसाइड करो कितने बच्चे हैं इस क्लास में प्रो। किसी का आंसर 21 आया, किसी का 25, तो किसी का 33।
जिनका आंसर 19 आया ना वही है प्रूफ। अब यहाँ पे परीक्षा प्रो क्यों लगा, तो परीक्षा प्रो वाला बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। कैसे सॉल्व करेगा तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेगा। देखिए सबसे पहले तो अगर हम इस पे दिमाग लगाएं तो भव्य प्रवेश द्वार का मतलब किससे होगा, तो भव्य प्रवेश द्वार मतलब आपका किससे है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया तोरण द्वार या भव्य प्रवेश द्वार। तो भव्य प्रवेश द्वार को हम तोरण द्वार के नाम से भी जान सकते हैं। तो तोरण द्वार या भव्य प्रवेश द्वार किस पे चला जाएगा, एक ही ऑप्शन अपने पास में बचा, भव्य प्रवेश द्वार या तोरण द्वार। कौन सा हो जाएगा आपका, सांची है भव्य प्रवेश द्वार या तोरण द्वार। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला बोलता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो कहां पर है, हेलियोडोरस वैष्णव धर्म से संबंधित, अब सबको पता है। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित पता है। तो अगर वैष्णव धर्म से संबंधित पता है तो कहां पे होगा, विदिशा में। विदिशा मतलब पुराना नाम बेसनगर। ठीक है, तो विदिशा, भिलसा, भेलसा, बेसनगर ये हो जाएगा। तो ए और डी मिल गया, पहला और चौथा मिल गया, ए और डी पहला और चौथा। ठीक है, तो ए और डी शुरू और लास्ट में होना चाहिए, एडी एडी एडी, ये एडी और ये और एडी मिल गया। अब बचा विष्णु प्रतिमा और वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा। तो साधारण विष्णु प्रतिमा आपकी मिलेगी कहां पर, जहां पे सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं कहां पर, ऐरण में, सागर में। तो ऐरण सागर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 का सी। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर बन के आगे हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम थोड़ा भी लॉजिक लगाएं तो ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो ये इमेजेस जरूर देख लेना। सांची का तोरण द्वार हो जाएगा, वराह अवतार हो जाएगा, विष्णु की प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका खंबा बाबा हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो 74 नंबर क्वेश्चन पे चले, उसके पहले देख लीजिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए फेमस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और अगर नहीं भी याद है तो ये प्रो वाला क्वेश्चन है। प्रो वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, अब इसमें सबसे पहले बात आती है धातु शिल्प की। तो धातु शिल्प के लिए फेमस क्या हो सकता है, इंदौर धातु शिल्प के लिए फेमस नहीं है, ऑड वन आउट करना है तो इसको बाहर कर दो। सीहोर धातु शिल्प के लिए फेमस नहीं, बाहर कर दो। बालाघाट धातु शिल्प के लिए नहीं पढ़ा, बाहर कर दो। टीकमगढ़ में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो टीकमगढ़ बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा इन चीजों को आप समझते हैं। टीकमगढ़ आपका धातु शिल्प के लिए ही जाना जाता है सबसे ज्यादा, तो टीकमगढ़ इसका आंसर हो गया। बची बात बालाघाट की, तो बालाघाट क्यों फेमस है, तो बालाघाट आपका चिन्नौर चावल के लिए, किसके लिए, चिन्नौर चावल के लिए फेमस है। इसे जीआई टैग मिला है, क्या मिला है, जीआई टैग। अब जैसे धातु की बात करें तो यहां पे आपका खनिज की बात कर लेते हैं। तो खनिज में इसे यहां पर मैग्नीज मिल जाएगा, खनिज में यहां पर और क्या मिल जाएगा आपका, मैग्नीज के साथ साथ में, है ना। तो चलिए एक मिनट, मैग्नीज भी लगा लेना, और दूसरा अपन क्या लगा सकते हैं, तांबा, कॉपर लगा सकते हैं। ठीक है, तांबे की खदानें, मैग्नीज की खदानें। इंदौर की बात करेंगे और सीहोर की बात करते हैं। तो सीहोर में आपका लकड़ी शिल्प मिल जाएगा, लकड़ी के खिलौने, किसके खिलौने, लकड़ी के खिलौने यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर के लिए ऐसा कुछ भी अभी हमें यहां पर विशेष नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है आपका, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना है, ऐसी बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, तो ये सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बालाघाट ये है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग, इसलिए चावल के लिए फेमस है। लेकिन बड़वानी आपका धान अनुसंधान केंद्र है। और चीजें देखते जाना, ये जो इंदौर है आपका, इंदौर हो गया कौन सा आपका, इंडस्ट्रियल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल, शेयर मार्केट कैपिटल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट। तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है, अब देखिए तानसेन का मकबरा नॉर्मली सब लोग लगा लेंगे, प्रो का क्वेश्चन क्यों है देखते हैं। तो तानसेन का मकबरा, अब देखो तानसेन की बात करें, बड़े संगीतज्ञ थे तानसेन। तानसेन के गुरु कौन थे, तो मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। कौन थे, मोहम्मद गौस। ठीक है, और तानसेन ने कहा था कि मेरा मकबरा मेरे गुरु के समीप ही बनवाया जाए, मेरे गुरु के नजदीक ही मेरा मकबरा बनवाया जाए। तो उनके गुरु मोहम्मद गौस के नजदीक ही उनका मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि तानसेन क्या थे, संगीतज्ञ थे, तो संगीत नगरी आपकी ग्वालियर है। लेकिन संगीत की राजधानी, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर पूछा जाए संगीत राजधानी, तो संगीत राजधानी आपकी मैहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संगीत राजधानी मैहर हो जाएगी। और मैहर कहां आता है आपका, सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो ऐसी चीजों को आप गलत मत करिएगा।
ये आपका सतना जिला, ये रीवा जिला, ये सीधी जिला और ये आपका सिंगरौली जिला। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ग्वालियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कभी कंफ्यूजन ना हो तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि संगीत नगरी के लिए फेमस है ग्वालियर, लेकिन संगीत की राजधानी कौन सी है, तो मैहर सतना जिला संगीत की राजधानी रहेगी। ठीक है, और निम्न में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था है, बताओ भाई फटाफट। अवरोही क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही नहीं घटते क्रम। लिखा हुआ है ये अरेंजमेंट ऑफ देयर साइज इन द डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में हमें बात करनी है साथियों, समझिएगा थोड़ी समय लेगा यह प्रश्न, लेकिन इसका जो आपका समय है वो समय हमें देना है, क्योंकि आपको पता है साथियों कि आप हैं भाई प्रो विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी और प्रो विद्यार्थी जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भाई सबसे छोटी जगह सेल है, लेकिन उसके बाद स्थान। क्योंकि आप परीक्षा प्रो विद्यार्थी हैं तब आपको पूरा अरेंजमेंट पता होना चाहिए, कहानी कहां शुरू होती है, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है। दीजिए भाई आंसर, बहुत सारे बच्चे सेल, रेंज, वर्कशीट और वर्कबुक की बात कर रहे हैं, मतलब डी है ना, बहुत बढ़िया सा कुछ है। देखो हमने बात की थी कि सबसे छोटी जो जगह रहेगी साथियों क्या होती है, हमारी सेल होती है। सेल से आप अगर आगे चलोगे तो क्या मिलेगी आपको, सेल रेंज जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चे आप लोग आंसर कर रहे हैं, समझिएगा सेल से आगे सेल रेंज हो जाती है ना। सेल का सेट होगा तो क्या बनेगी, सीट, जिसे हम वर्क सीट की बात करते हैं। और सीट से आगे आप चलेंगे तो यहां आपके सामने वर्क बुक आ जाएगा, वर्क बुक आ जाएगी। ठीक है ना, माने सेल के समूह को सीट कहते हैं, सेल के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल क्या होगी भाई, उसे सीट कहते हैं। सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। माने एक से ज्यादा अगर सेल सेलेक्ट किए हैं तो इस पूरे सेलेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, सेल रेंज बोल देते हैं साथियों। तो पूरा ही क्रम व्यवस्थित तरीके से आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जानकर के खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा साथियों। ओके चलिए, एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस $4। अब देखो ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्नों के स्तर में आते हैं, गिने जाते हैं, समझिएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न जब आप देखते हैं भाई $A$4, ये किसका जो है करता है रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा जब भी आपके सामने लिखा होगा साथियों समझिएगा, तो मैं आपसे बात करता हूं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा प्रो विद्यार्थी हैं आप, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होती है कहां से आती हैं। सामान्य चीजें आप देखोगे तो ये चीजें क्या होने वाली हैं आपकी, ये चीजें स्किप कर दी जाएंगी, ये चीजें आप देखोगे ही नहीं, है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको समझना है बेसिकली ये है क्या, ध्यान समझिएगा एक्चुअली पे है क्या। देखो हमने जाना सेल सबसे छोटी जगह है जहां हम कोई भी डेटा क्या करेंगे, इनपुट करते हैं एक्सेल में। माने एक्सेल की सबसे छोटी जगह जहां डेटा हमारा आता है वो क्या होती है साथियों, वो होती है सेल। ठीक है ना। उसके बाद कहानी क्या बढ़ेगी, तो कहानी ये बढ़ेगी कि सेल की सेल रेफरेंस होती है। सेल की क्या होती है, सेल की सेल रेफरेंस। माने अगर हमने एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट किया तो क्या होगा भाई, वो सेल रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल रेंज हो जाएगी। ठीक है ना। चलो माने सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कह रहे हैं। अब जब सेल रेफरेंस की बात होती है तो यहां हमारे पास 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होगा मिक्स सेल रेफरेंस और तीसरा होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, राइट। तो कभी प्रश्न बन जाए कि सेल रेफरेंस कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की, 1 2 3। अब देखो है ना, देखो जो रिलेटिव होती है, कभी आपने देखा होगा A1:A10, ये रिलेटिव सेल को क्या करेगी, शो करती है। ये क्या करेगी, रिलेटिव सेल को शो करती है। समझिएगा ध्यान से, है ना। ये क्या है आपकी साथियों, ये आपकी रिलेटिव सेल है ना। और इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है ये फिक्स नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब बात करेंगे हम रिलेटिव की तो ये फिक्स नहीं होंगे, समझिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपकी आ रही है। अगर मैं मिक्स सेल की बात करता हूं तो यहां क्या होगा, समझिएगा। यहां अगर मैं कह दूं $A1:A10, तो ये होती है हमारी के साथ ये होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, समझिएगा। ये होगी मिक्स्ड सेल रेफरेंस, है ना।
और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक सेल को हमने फिक्स कर रखा है। सुन लीजिएगा, ऐसी बातें आप कहीं देखने को नहीं पाने वालों, जान लो ये है ना, हवा में केवल बातें नहीं है, आपको कंटेंट डिलीवरी के साथ बातें हो रही। ये जो होती है इसमें से मतलब है कि एक सेल क्या है, एक सेल फिक्स कर दी गई है, एक सेल, और इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और यहां जब सेल नंबर क्या है साथियों, एकदम से फिक्स कर दिए जाते हैं तो इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, अर्थात ऑप्शन सी। तो जब परीक्षा प्रो की आपसे बात करते हैं तो हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर की भी आपसे बात कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप के माध्यम से मुझे बताएं कि हाँ बातें क्लियर हैं आपकी। हम बढ़ेंगे आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण सहित विभिन्न राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? उदारीकरण। लो आ गया। उदारीकरण मतलब क्या हो जाएगा आपका? लिबरलाइजेशन। किसके लिए? लिबरलाइजेशन सहित विभिन्न राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती है। तो भैया इसका भी आंसर आपसे बन जाना चाहिए। कैसे? अब मैंने बताया कि आपके यहां पर 3 बार पंचवर्षीय योजनाएं रोकी गई थी। कब कब रोकी गई थी? तो 66 से लेकर 69 तक रोकी गई, फिर 78 से लेकर 80 तक रोकी गई, फिर 90 से लेकर 92 तक रोकी गई। तो क्या वजह थी जो रोकी गई? तो 66-69 में आपका युद्ध वजह थी, ठीक है। फिर इसके बाद में 78-80 में सरकारें बदली, सरकार की अस्थिरता के कारण ऐसा हुआ। और 90-92 में क्या हुआ था? आपके यहाँ पे एलपीजी आया था। क्या आया था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो अगर एलपीजी आया तो एलपीजी कब आया होगा? एलपीजी आया होगा 92 के बाद, ठीक है। तो अब देखो, मतलब जब एलपीजी आपका 92 के आसपास आ जाएगा तो ईयर कौन सा हो जाएगा? चले जल्दी जल्दी बताएं। अगर ईयर इसका हो जाएगा एलपीजी 92 वाला, तो 1992 से लेकर 1997 तक कौन सी योजना चली होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो 1992 से 97 तक कौन सी चली होगी? बताइए जरा, आंसर कमेंट करिए इस पे। देखो अब समस्या ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रो वाला बच्चा कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेगा? अब इसको आप देखें। तो मैंने कहा कि ये 3 चीजें आपको याद करनी है कि योजनाएं आपकी कब कब रोकी गई। तो 66 से लेकर 69 तक आपकी योजना अवकाश रहा। क्यों रहा? क्योंकि 62 और 65 में भारत चाइना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और सूखा पड़ गया। फिर इसके बाद में 78 और 80 से क्यों रुका? तो 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और 4 साल के लिए योजनाएं चली और अगले साल योजना बंद करा दी गई। तो इसलिए यहाँ पे आपकी फिर वार्षिक योजनाएं, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना चलाई गई उनके द्वारा। फिर इसके बाद में 90-92 में क्या हुआ? तो 90-92 के आसपास भी सरकारों में अस्थिरता रही, बार बार आपकी सरकारें बदलती रही, 3 बार सरकार बदली और इसीलिए 90-92 में जब बड़ी मंदी आती तो अपने यहाँ पे फिर एलपीजी सिस्टम लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि उदारीकरण कब आया, उस समय योजना कौन सी चल रही थी? तो जब उदारीकरण आया कब आया? 92 में। तो 92 से 97 के बीच कौन सी योजना रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 2017 तो 12 से निकालते हैं, 12-17 मतलब ये कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। ये 12 तक चलेगा तो कब से स्टार्ट होगा? 7 से स्टार्ट होगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। तो 11 वाले को हटा दो, 11 तो हो नहीं सकता। अब बचा 2007, तो 7 वाला स्टार्ट कब से होगा? 5 से स्टार्ट होगा, मतलब ये कौन सी होगी? 10वीं हो जाएगी। तो 10वीं भी हटा देते हैं। अब कहां से स्टार्ट हुआ था? 5 से, तो 2005 से लेके ये कहां तक आपका रहा होगा? तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान देनी है। तो 97 से लेकर 2005, 2002, 2005 फिर 7। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे आप आंसर पूरा का पूरा निकालना चाहें तो क्या निकल के आता है? ऑड वन आउट किया हमने, 9वीं पंचवर्षीय योजना भी नहीं आई, तो ये आ जाएगी अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आएगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस हिसाब से हम इस पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ जाते हैं। क्या आंसर लगा लिया सब लोगों ने? 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लगाइए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? अब देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है कि पूंजीपति मतलब पब्लिक सेक्टर का भी योगदान होता है और कैपिटलिस्ट लोगों का भी योगदान होता है, दोनों का योगदान होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना ये केवल और केवल किस पर आधारित थी? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर काम कर दिया गया? कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी काम कर दिया गया। तो चलें बताएंगे इस पे, फटाफट आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे।
देखो ये आपका कृषि और उद्योग के साथ में तो था, तीसरा वाला कृषि एवं उद्योग के साथ में तो था, लेकिन यहां पर आपका भारी उद्योगों को, किसको, भारी उद्योगों को मान्यता दी गई। किसको मान्यता दी गई? भारी उद्योगों की शुरुआत की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हाँ, कृषि चल रही है, कृषि को पूरी तरीके से रोका नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पे उद्योगों को भी मान्यता दी जाएगी या उद्योग भी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, तो उद्योग लगाने में बड़े बड़े पूंजीपति लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार का भी योगदान होगा। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही उत्तर के हिसाब से माना जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से माना जाता है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? ठीक है, अब इसके आंसर आप लोग बनाइए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये प्रो का क्वेश्चन। अब प्रो वाले बच्चे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रो वाले बच्चे जब दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं कि 2 युद्धों के कारण, तो 2 युद्ध, बड़े युद्ध अपने साथ कब हुए? तो एक हुआ 1962 में और एक हुआ 1965 में। तो 62 और 65 में जब युद्ध होगा, ठीक है, तो ये बड़े युद्ध है, पाकिस्तान चाइना, चाइना और पाकिस्तान के साथ में युद्ध होते हैं 62 में और 65 में। उसी समय पे अपने यहाँ पे बड़ा सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? खतरनाक सूखा पड़ता है। तो अब एक काम किया जाए, पहले हम निकालते हैं 51 से लेकर 56 तक चलेंगे, तो ये पहली हो जाएगी। कौन सी? पहली। फिर इसके बाद में 1956 से लेकर 6, 5, 11, 61 तक चलेंगे तो दूसरी हो जाएगी। फिर इसके बाद 61 से लेकर 65 तक चलेंगे तो ये तीसरी हो जाएगी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए 62 और 65 यहीं पे आता है आपका, 61 के बीच में 62 और 65 आता है, 61 से 65, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा हुआ। और ये सबसे असफल योजना रही, क्योंकि बड़े युद्ध होते हैं और देश में भीषण सूखा पड़ जाता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस प्रकार से आप लोग प्रो वाले बच्चे आंसर इसका निकाल सकते हैं।